ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोग पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आर्टिकल 19 और 20 के बारे में समझ लिया था। 19 में जो हमें कई तरह के फ्रीडम को बताता है, उसमें ए बी सी डी ई एफ और जी के बारे में समझाता है। ए क्या कहता है? कैन यू टेल मी, ए क्या कहता है? राइट टू एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह सकते हैं, जिसमें के तहत हमें क्या दिया गया है भाई, हम पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं, साइलेंट रह सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये सारी हमारा फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, तो हम देश की इंटीग्रिटी यूनिटी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते हैं, और ना ही देश की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीजें थी। ओके, आर्टिकल 19B में क्या था? असेंबली, असेंबल होने का हमारे पास स्वतंत्रता है, हमें सभा करने की स्वतंत्रता है। क्या ये असेंबली पीसफुली होनी चाहिए या हथियारों से लैस होनी चाहिए? पीसफुली होनी चाहिए, हमने इसके बारे में डिस्कस कर दिया था। ओके, उसके बाद सी में जैसे कहता है कि एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं, जैसे लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने बात करी थी। फिर डी में क्या कहता है? डी में हम देश में कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। ई में कहता है कि कहीं भी देश में रहना है तो रह सकते हैं। एफ में प्रॉपर्टी का राइट था, जिसे निकाल करके आर्टिकल 300A में डाल दिया गया है। मोरारजी देसाई की सरकार थी। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट किया गया? कौन सा अमेंडमेंट किया गया? 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट करके उसे फंडामेंटल राइट से हटा करके लीगल राइट बना दिया गया। लीगल राइट और फंडामेंटल राइट में फर्क क्या होता है कि फंडामेंटल राइट ना तो सरकार छीन सकती है और ना ही कोई जनता छीन सकती है, लेकिन लीगल राइट में जनता नहीं छीन सकती है, सरकार छीन सकती है। ठीक है, ये बता दिया था। उसके बाद हमने लास्ट में देखा था कि हमें प्रोफेशन का अधिकार है, कि जो भी लीगल प्रोफेशन है हम अपने मन से चूज कर सकते हैं। उसके बाद 20 में हमने देखा कि प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, यानी अपराध से संरक्षण। इसमें 3 बातें कही गई थी कि एक, पहली चीज कि हमें जो सजा मिलेगी हमारे क्राइम की, वो उसी वक्त के बने कानून के अनुसार मिलेगी। दूसरी चीज थी कि हम क्या नहीं कर सकते, हम खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते। और तीसरी चीज थी कि एक क्राइम की एक ही बार हमें सजा मिलती है ना। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी। अब आते हैं और फंडामेंटल राइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 21। क्या है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। RIGST, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इससे कई बार सवाल पूछे जाते हैं, कई बार यूपीएससी में उठा कर देखो तो मुझे लगता है हर अल्टरनेट ईयर में एक आध सवाल तो इससे मिल ही जाता है ना। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो अब समझते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है। देखो, राइट टू लाइफ, लाइफ मतलब जीवन जीने का अधिकार, और पर्सनल लिबर्टी मतलब हमारी गोपनीयता है, हमारी खुद की चॉइस होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, गोपनीयता होनी चाहिए। इसके अंदर अभी एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। अगर हम राइट टू लाइफ की बात करते हैं तो उसमें कहता है कि भाई कोई भी इंसान, चाहे गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो, हमारी जिंदगी नहीं ले सकती, हमें मार नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती? हमें मार नहीं सकती, हमारी लाइफ को छीन नहीं सकती, लाइफ को छीन नहीं सकती। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि तब तो कैपिटल जो पनिशमेंट दी जाती है, यानी किसी को डेथ सेंटेंस दिया जाता है, वो तो राइट टू लाइफ का क्या हो जाएगा? वायलेशन हो जाएगा, आर्टिकल 21 का उल्लंघन हो जाएगा, है ना। तो जब पॉलिटी पढ़ना ना तो ये सवाल उठाना, देखना कि सर क्या कहते हैं। मैं यहाँ वैसे बता देता हूँ कि देश में राइट टू लाइफ को ध्यान में रखते हुए बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों को डेथ सेंटेंस ना दे करके जिंदगी भर का इम्प्रिजनमेंट दिया गया है ना। उम्र कैद की सजा दी गई है, उम्र कैद की। और कई बार डिबेटेबल हो जाता है कि जिस इंसान को हम जिंदगी दे नहीं सकते हैं उसकी जिंदगी ले कैसे सकते हैं। तो भाई हमारी फंडामेंटल राइट्स अपनी जगह है, लेकिन कुछ हमारे मौलिक अधिकार भी हैं, है ना।
जैसे अगर हमारे पास राइट्स मतलब कि अधिकार है, वैसे हमारे कुछ कर्तव्य भी होते हैं, मौलिक कर्तव्य। कि अगर कोई इंसान बहुत ही घिनौना काम किया हो, जैसे कसाब था, कसाब आ करके बिना मतलब के मासूमों को धक 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 गोली मार दिया हो, लोगों की जान ले लिया हो, तो क्या हम उसकी पूजा करेंगे? उसको हम ये कहेंगे कि वो भारत में है तो राइट टू लाइफ का वो हकदार है? पहली बात तो वो भारत का है नहीं, तो उसे हमारे फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे नहीं। ठीक है। और दूसरी बात, अगर कोई इस बात का डिबेट भी करता है तो ऐसे ऐसे जघन्य अपराध के लिए मौत की सजा देनी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लोगों के अंदर कानून का डर भी होना चाहिए। अगर हम उन्हें मौत की सजा नहीं देंगे तो ऐसे हर कोई समझेगा कि तुम कितना भी बड़ा अपराध कर लो, तुम्हें जिंदा ही रखा जाएगा। बहुत रहोगे, जेल में ही रहोगे ना, लेकिन रहोगे तो जिंदा। ऐसा लोगों के अंदर क्या बन जाएगी? मेंटालिटी बन जाएगी, और इससे घिनौने से घिनौने अपराध होने लगेंगे। समझ में आया? तो अगर कभी कोई पूछे कि राइट टू लाइफ अगर आर्टिकल 21 है तो हमें डेथ पनिशमेंट क्यों दी जाती है, तो उसका आर्ग्यूमेंट यही सिंपल सा देना, डेथ पनिशमेंट देना बहुत जरूरी है ताकि हम घिनौने और बड़े क्राइम को होने से रोक सके। लोगों के दिमाग में जो बातें पनप जाती है, तुरंत पैदा हो जाती हैं, उन्हें पैदा होने से पहले ही खत्म किया जा सके। किसके जरिए? लॉ के डर के जरिए, कि भाई अगर हम ऐसा काम करेंगे तो हमें मौत की सजा हो जाएगी, किसी का मर्डर कर दिए फांसी की सजा दे दी जाएगी। समझ में आया? ओके। तो पहली चीज, राइट टू लाइफ में क्या कहता है कि कोई भी इंसान हमारी जिंदगी नहीं ले सकता, चाहे वो गवर्नमेंट हो या पब्लिक हो। इतना क्लियर है क्या? दूसरी चीज इसमें कहता है, अगर तुम्हारी जिंदगी कोई और नहीं ले सकता है तो तुम भी नहीं ले सकते हो। तुम सुसाइड नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? सुसाइड नहीं कर सकते हो। अगर सुसाइड कर रहे हो और उसमें मर गए तो ठीक है, लेकिन अगर जिंदा बच गए तो आईपीसी की धारा 309 तुम्हारे ऊपर चला दी जाएगी और तुम्हें सजा दी जाएगी। पूछा जाएगा कि भैया आर्टिकल 21 का उल्लंघन तुमने कैसे किया? राइट टू लाइफ पढ़ाई नहीं है? राइट टू लाइफ पढ़ा नहीं है? अरे नहीं बाबा, वो सुसाइड कर रहा था तो उसको फांसी की सजा थोड़ी देंगे। उसको नॉर्मली मतलब कि कुछ दिन के लिए हो सकता है कि उसको वहां पर जो मेंटल हॉस्पिटल है वहां पर ले जाए, उसका इलाज करवाए, या अगर उसको पूछा जाए कि भाई क्या तकलीफ है तुमको, क्यों मरना चाहते थे, तो अगर वो कोई उसको स्ट्रेस दे रहा होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, उसे रिलीफ दिलाया जाएगा, उसे समझाया जाएगा कि भैया मरना नहीं, ठीक है, जिंदगी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम इस देश के एक बहुमूल्य रत्न हो सकता है अगर ऐसे ही लोग मरने लगे, सुसाइड करने लगे, तो किसी को ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने देश से कितना बड़ा हीरा खो दिया। जैसे सुशांत सिंह जो राजपूत थे, वो एक बेहतरीन एक्टर थे, बेहतरीन स्टूडेंट थे, बट उन्होंने सुसाइड कर लिया। क्या सुसाइड के बाद अब वो देश को वो एक्टर, वो स्टूडेंट वापस मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। समझा? तो प्रॉब्लम कितनी भी हो, इंसान को सुसाइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुसाइड कोई आंसर नहीं होता है, सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है। तो आर्टिकल 21 में क्या हम सुसाइड कर सकते हैं? आर्टिकल 21 के तहत नहीं कर सकते। और जब सुसाइड नहीं कर सकते तो इसी तरीके से हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वो इन्वायरमेंट भी क्लीन होना चाहिए। अगर हमारी वजह से इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, यानी लोग उससे मर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम जिम्मेदार होंगे और हमें सजा मिलेगी। इसलिए जो लोग गाड़ियां चलाते हैं, अगर उनके गाड़ियों से काला काला धुआं निकलता है, तो हमने बाद में पढ़ा कि गाड़ियों से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, गला घोटने वाली गैस इसी को कहते हैं। सबसे जहरीली गैस यही होती है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वायरमेंट में फैलेगी तो लोग सांस लेंगे तो सांस के जरिए उनके अंदर जाएगी और लोग की मृत्यु हो सकती है, वो मर सकते हैं। इसलिए अगर किसी की गाड़ी में काला काला धुआं निकलता है तो उसे क्या दिया जाता है? उसे फाइन मारा जाता है। 10,000 15,000 का फाइन मार के उसे सजा दी जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो राइट टू लाइफ के तहत ये तीन चीजें समझ में ध्यान में रहेंगी। ओके। अब देखो, इसी राइट टू लाइफ के तहत गवर्नमेंट जो होती है वो हमारे हेल्थ का ख्याल रखती है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उन्हें वैक्सीनेशन करवाती है ताकि बच्चों का हेल्थ सुधरे। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या वैक्सीनेशन के लिए उसको पैसा देना पड़ता है उसके माँ बाप को?
नहीं देना पड़ता है। उनका एक हेल्थ कार्ड बनता है, जो है उनको वैक्सीनेट किया जाता है, चाहे वो खसरा हो, खुजली हो, टीबी हो, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग वैक्सीन लगाई जाती है, गवर्नमेंट फ्री में करती है। पोलियो पिलाया जाता है, गवर्नमेंट फ्री में करती है। इवन जब कोरोना का वैक्सीन भी लगवाया गया तो बहुत सारे जो वैक्सीन थे, गवर्नमेंट के जो वैक्सीन थे, वो मोस्टली तो फ्री ही थे, है ना। प्राइवेट वालों ने, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स थे, वो लोग पैसे लेकर के लगा रहे थे। तो ये सब किसके तहत किया जाता है? इसी आर्टिकल 21 के तहत है। आर्टिकल 21 के तहत ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने लोगों का क्या रखे, जिंदगी का ध्यान रखे। इतनी बात क्लियर हुई? तो राइट टू लाइफ का मतलब समझा? राइट टू लाइफ में कितनी सारी चीजें छुपी हुई है, क्या क्या चीजें हैं, बताओ एक बार फटाफट। ओके, हम किसी और की भी जान नहीं ले सकते हैं और खुद की भी जान नहीं ले सकते हैं, बरोबर। एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखना है, बिल्कुल। ओके, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमारे जो उनके जो पॉपुलेशन है उनका ध्यान रखे, इसलिए वैक्सीनेशन वगैरह, हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह की स्कीम को चालू किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी मतलब हमारी खुद की जो स्वतंत्रता है, मतलब कि हमें कैसे रहना है, हमें क्या खाना है, हमें क्या ड्रेस पहनना है। ठीक है, हमें, तुम्हें ये झालर मोती वाला पहनना है, पहनो। कटकुट वाला पहनना है, पहनो। ये इतना ही पहनना है, पहनो। मतलब तुम्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, उस पर कोई रोक टोक नहीं। तुम्हें मच्छी भात खाना है, मच्छी भात खाओ। गुड़ भात खाना है, गुड़ भात खाओ। तुम्हें जो है नमक भात खाना है, नमक भात खाओ। जो खाना है खाओ। क्या खाने पर कोई रोक लगा सकता है कि नहीं तुम्हें यही खाना है? नहीं लगा सकते। कोई पहनने पर रोक लगा सकता है तुम्हें यही पहनना है? नहीं लगा सकते। हमें कैसे रहना है कोई रोक नहीं लगा सकता है, ये हमारी पर्सनल चॉइस है। हमारे पास अगर मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल है, हम मोबाइल में क्या बात कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई हमारा सर्वेलांस नहीं कर सकता है। अगर हमारी बातों को कोई रिकॉर्ड करता है तो हमारे आर्टिकल 21 का वॉयलेशन करता है, उसके तहत हम उसके ऊपर केस ठोक सकते हैं। इवन गवर्नमेंट भी हमारी बातों को रिकॉर्ड नहीं कर सकती है। लेकिन अगर कोई इंसान अपराधी होता है, इससे पता चलता है कि ये देश में आतंकवादी घटनाएं कर सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके ऊपर सर्वेलांस किया जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पर्सनल लिबर्टी का मतलब, अगर अगर तुम्हें एक ही कमरे में रहना है अपने, चुपचाप से तुम रह सकते हो कि नहीं रह सकते हो? रह सकते हैं। कमरे के अंदर तुम क्या कर रहे हो, क्या ये कोई पूछने वाला आएगा, कहेगा कि नहीं तुम्हें मेरे हिसाब से रहना है, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब मुझे डिटेल देना है? कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। तुम्हें अकेले रहना, अकेले रह सकते हो। ठीक है, अब पहले क्या होता था कि एक इसी आर्टिकल 21 में, मतलब कि एक सेक्शन जोड़ा गया था, जो था 497। अब वो 497 एक्चुअली में क्या था? वो सेक्शन आईपीसी की धारा 497, उसमें मेल को ज्यादा पावर दी गई। ठीक है, आर्टिकल 497, ये आर्टिकल याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 490, सॉरी आर्टिकल 490 कहां से बोला, 395 है तो सेक्शन, सेक्शन, हाँ, 395 तो आर्टिकल है, सेक्शन, धारा 497, सेक्शन मतलब धारा 497, 497। इसमें मेल को ज्यादा पावर दिया गया था। मेल को ज्यादा पावर दिया गया था किस मामले में? कि अगर कोई महिला है, ठीक है, कोई महिला है, उसका किसी दूसरे पुरुष के साथ क्या है, संबंध है, ठीक है, अवैध संबंध है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है किसी दूसरे पुरुष के साथ, तो उस बेसिस पर क्या होता था, ये जो मेल रहता था, मेल मेल उस पुरुष पर, जो दूसरा पुरुष है उसके ऊपर केस कर देता था, और सजा सिर्फ किसे होती थी? उस आदमी को होती थी। ठीक है, उस आदमी को ही होती थी सजा। यहाँ पर औरत जो है बच जाती थी, औरत को ज्यादा कुछ होता नहीं था, या इस सिचुएशन को लेकर के, इस सिचुएशन को लेकर के दोनों में डाइवोर्स हो जाता था इजिली। तो इस ऐसे में क्या किया गया, सरकार ने कहा कि अगर कोई फीमेल किसी मेल के साथ उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो ये मेल ही सिर्फ क्यों जिम्मेदार है, ये फीमेल भी तो उतनी ही जिम्मेदार है। ये फीमेल ने क्यों किया एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, है ना? हाँ,
तो ऐसी सिचुएशन में सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं, इस आर्टिकल 497 को खत्म कर देते हैं। और जैसे आर्टिकल मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना, आर्टिकल नहीं सेक्शन, बार बार मुंह से आर्टिकल निकल जा रहा है। सेक्शन 497 को खत्म कर देते हैं और इसको कहा गया था एडल्ट्री। एडल्ट्री यानी कि अब इसके तहत कोई भी मैरिड कपल है, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये दोनों है कपल, लेकिन इनका चक्कर किसके साथ चल रहा है, इनके साथ। तो अब अगर इस सिचुएशन में ये भाई साहब इनके ऊपर अगर केस करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट या जो कि हाई कोर्ट तुरंत कह देगी भैया 497 खत्म हो गया है, ठीक है। इस सिचुएशन में हम इस पर्सन को सजा नहीं दे सकते। हाँ, तुम चाहो तो इस कंडीशन में तुम इनके साथ डाइवोर्स ले सकते हो। समझ में आया? हाँ, तो अब क्या हो गया है, जो एडल्ट्री था वो लीगल हो गया है। यानी ये इनको लाइन मारे, ये किसी और को लाइन मारे, कोई दिक्कत नहीं है, किसी के ऊपर कोई भी केस नहीं बनने वाला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा नहीं था। अब ये वाला पॉइंट याद रखना, ये कई बार पूछता है। आर्टिकल कह रहा हूँ, सेक्शन 497, सेक्शन 497 क्या है? तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या, पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ वाला? 497 देखो, ऐसे ही दिल्ली का एक केस था कि एक महिला थी, वो रात को 2 बजे के आसपास जो है चैट कर रही थी। तो उसके हस्बैंड ने पूछा कि क्या चैट कर रही है, मुझे देखना है। तो उसने अपना फोन लॉक कर दिया। जब अपना फोन लॉक कर दिया तो उसके जो पुरुष था, मतलब मेल था, उसने जबरदस्ती उसको कहा कि नहीं, मुझे ओपन करके चाहिए, क्या चैट हो रहा है क्या नहीं। उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगी, ये मेरा अधिकार है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 के तहत मैं नहीं दिखा सकती। और ये मुद्दा इतना बढ़ गया, ये कहाँ तक चला गया, कोर्ट में, और इसी चीज को लेकर के उन दोनों में डाइवोर्स हो गया कि मुझे नहीं दिखाना है कि मैंने किससे क्या बात करी है, और तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हो। समझा? तो कोर्ट ने कहा कि भाई देखो, तुम्हारी पर्सनल लिबर्टी है, तुम्हें कैसे रहना है, नहीं रहना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, वो तुम देखो। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि इस बेसिस पर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए, तो हाँ, हम ये सुविधा तुम्हें उपलब्ध करवा सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये था हमारा आर्टिकल 21। अब देखो, इसी आर्टिकल 21 में बाद में जाकर के एक अमेंडमेंट किया गया। क्या किया गया? अमेंडमेंट। उस अमेंडमेंट में एक चीज जोड़ी गई। आर्टिकल 21 में एक अमेंडमेंट किया गया, इसे 21A, और इसमें राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया। उसको राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया, मूलभूत अधिकार बना दिया गया। पहले शिक्षा का अधिकार एक टीपीएसपी हुआ करता था, बाद में इसे क्या कर दिया गया, मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इसमें कहा गया कि जितने भी छोटे बच्चे हैं, कितने, जीरो से लेकर के, सॉरी जीरो कहाँ बोल रहा हूँ, जीरो वाला कहाँ पढ़ने जाएगा, 6 से लेकर के 14 साल के, ठीक है, 6 से लेकर के 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, उन्हें मुफ्त और कंपलसरी अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। कितने से कितने साल के बच्चों को? 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। और उसी में एक बात कहेगी कि ये जो बच्चे हैं, इनके हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए, इनके हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें एज क्या रखा गया, कहा गया कि जब से बच्चा पैदा होता है, 0 साल से लेकर के 6 साल तक, 0 से लेकर के 6 साल तक के बच्चों का हमें हेल्थ के बारे में क्या रखना है, ख्याल रखना है। हेल्थ का ख्याल रखना है, यानी इनका हेल्थ फंडामेंटल राइट बन गया, इनका एजुकेशन फंडामेंटल राइट बन गया, फंडामेंटल राइट बन गया। पूछेगा कि ये कौन से अमेंडमेंट के तहत लाया गया, तो 86th अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट? 86th अमेंडमेंट 2002। 86th अमेंडमेंट 2002। 86th अमेंडमेंट 2002 को क्या किया गया, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन
6 से 14 साल के बच्चों को और 0 से 6 साल के बच्चों को फ्री हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करानी है। इसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर कोई ये आर्टिकल समझ में आ गया। आर्टिकल 21A कब जोड़ा गया? 2002 में। कौन से अमेंडमेंट के तहत? 86th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इसमें जोड़ा गया। ठीक है, इसमें जोड़ा गया। अच्छा, देखो, जब ये 2002 में लागू किया गया तो ऐसा तो है नहीं कि 2002 में कह दिया और तुरंत इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसे इम्प्लीमेंट करने में कम से कम 8 साल लग गए और 2010 में जाकर के ये पूरी तरीके से लागू हुआ। और तुमने सुना होगा उस वक्त चालू किया गया सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, है ना? वो पेंसिल वाला ऐड आता था। हाँ, सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े। तो अगर कभी पूछा कि सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया, तो 2010 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये सारी की सारी जो चीजें थी पढ़ाने वढ़ाने वाली, ये लागू कर दी गई। अब कोई भी अगर गवर्नमेंट वो है, क्या कहते हैं, स्कूल है और उसमें तुम्हें जैसे तुम बहुत गरीब हो मान लो और तुम अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हो और कोई नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या कर सकते हो? तुम केस कर सकते हो। ठीक है, तो राइट टू एजुकेशन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन के तहत इवन प्राइवेट स्कूल्स को भी ये अधिकार है, मतलब ये कहा गया है कि उन्हें 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना है। ठीक है, इसको लेकर के कई बार लोग कोर्ट तक भी चले गए हैं। मतलब बहुत सारे एनजीओ होते हैं जो देखते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स अपने यहाँ गरीब बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं, जिन स्कूलों की मंथली की फीस 2-2 हजार 3-3 हजार होती है और जो गरीब परिवार होते हैं वो पैसे नहीं दे पाते, तो कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? तो यहाँ पर आते हैं एनजीओज, वो सब मिल करके काम करते हैं और फिर कोर्ट वगैरह का चक्कर काटना पड़ता है थोड़ा सा, बाकी तो मामला सुलझ जाता है। तो राइट टू एजुकेशन समझ में आया? ओके, आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। आर्टिकल 22, आर्टिकल 20, देखो आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट। क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, अरेस्ट, गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा, गिरफ्तारी के विरुद्ध सुरक्षा। ठीक है, आर्टिकल, हाँ बरोबर एकदम। आर्टिकल 22, जैसे आर्टिकल 21 देखा, 22 अभी देखेंगे। आर्टिकल 19 और 20, 20 में क्या था? 20 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन, कि अपराध से हमारा संरक्षण था, और यहाँ पर गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, सुरक्षा या संरक्षण, यानी कि अगर कोई हमें गिरफ्तार करने आ रहा है तो कैसे ये आर्टिकल 22 बचाता है हमको। ठीक है, कैसे ये आर्टिकल 22 बचाता है हमको। तो इसमें आर्टिकल 22 में कहा गया है दो बातें। क्या कही गई है? एक, बिफोर क्राइम, बिफोर क्राइम, और दूसरा है आफ्टर क्राइम, आफ्टर। देखो, पहले आफ्टर क्राइम वाला समझ लेते हैं। अगर किसी ने अपराध कर दिया है, ठीक है, किसी ने अपराध कर दिया है, इस आफ्टर क्राइम में जो अरेस्ट होता है उसे कहा जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन। क्या कहते हैं? प्यूनिटिव डिटेंशन, डिटेंशन। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन, आफ्टर क्राइम, ये दो चीजें याद रखना। एक प्यूनिटिव डिटेंशन और ये होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। बिफोर क्राइम में प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव डिटेंशन, डिटेंशन। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखना क्योंकि कभी कभी इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। प्रिवेंटिव मतलब क्राइम से पहले
क्राइम से पहले, और प्यूनिटी मतलब क्राइम के बाद, क्राइम के बाद। तो प्यूनिटी को समझते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर तुमने कोई अपराध किया है, जैसे वो अपराध बहुत बड़ा नहीं है, नॉन कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल मतलब घिनौना होता है, जैसे किसी का मर्डर कर देना, रेप कर देना, क्या है, कॉग्निजेबल है ना, घिनौना अपराध है। अगर कोई तुम्हारा नॉन कॉग्निजेबल अपराध है, नॉन कॉग्निजेबल यानी घिनौना अपराध नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर पुलिस आएगी तो तुम्हें पहले वो क्या दिखाएगी, वारंट। ठीक है, पुलिस पहले तुम्हें क्या दिखाएगी, वारंट, कि भैया देखो तुम्हारे नाम पर केस हो गया है, तुमने कल मारा था ना अपने रूम पार्टनर को, उसका खोपड़ी तोड़ दिया था, तो उसने जो कि अगेंस्ट तुम्हारे पुलिस केस करवाया, तुम्हारा नाम आया, चलो पुलिस स्टेशन। तुम्हें वारंट दिखाएगी और तुम्हें कहाँ ले जाएगी, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन, अच्छा पुलिस स्टेशन ले जाएगी, तब वो कहता है ये आर्टिकल 22 पुलिस स्टेशन ले जाने के 24 घंटे के अंदर तुम्हें कहाँ पेश करना पड़ेगा उन लोग को, मैजिस्ट्रेट के सामने। मैजिस्ट्रेट क्या, मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, अरे कोर्ट में बैठने वाला क्या कहलाता है, जज। मैजिस्ट्रेट देखो, जज और मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत पावर का अंतर होता है खाली, बाकी ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। ठीक है, वो हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें मैं समझा दूंगा क्या डिफरेंस होता है जज और मैजिस्ट्रेट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जैसे डीएम होता है तो डीएम के पास भी अपनी कुछ अथॉरिटी होती है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है ना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, तो उसके पास भी कुछ पावर है कि वो कुछ न्याय की व्यवस्था सुना सकता है। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो सजा नहीं सुना सकता है तुम्हें। ये कोई डीएम जो है ये नहीं कहेगा कि अच्छा इसने गलती करी है, एक काम करो इसको जो कि 4 दिन के लिए जो कि पुलिस में बंद कर दो, ऐसा नहीं कर सकता वो कह सकता है जैसे कोई डिपार्टमेंट हो गया, किसी ने गलती करी, इनको सस्पेंड कर दो या इनका जो कि लेटर भिजवा दो, ठीक है, तुम्हें अरेस्ट वरेस्ट नहीं करवा सकता है वो ऐसा करके। तो मजिस्ट्रेट के पास और जज के पास पावर, ज्यादा पावर जज के पास होती है। तो डीएम वाले से याद रखना, तो यहाँ मैं मजिस्ट्रेट की जगह जज लिख दूं, अच्छा रहेगा। ठीक है, 24 घंटे के अंदर उसे कहाँ पेश करना है, जज के सामने, जज के सामने। अब ये 24 आवर जो होता है ना, ये वर्किंग 24 आवर होना चाहिए। जैसे जैसे जो कोर्ट होता है वो सैटरडे संडे बंद रहता है। अगर तुम्हें पुलिस ने फ्राइडे को गिरफ्तार किया है तो बताओ, फ्राइडे को अगर 10 बजे 11 बजे सुबह में गिरफ्तार किया है तो उसको नेक्स्ट मंडे तक का टाइम पीरियड है, 10-11 बजे तक, कि वो तुम्हें जज के सामने ले जाए। और बीच का 2 दिन बच गया ना, उस बीच में तुम्हारी पिटाई करेगा। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए कभी अगर गिरफ्तार होना तो फ्राइडे को मत गिरफ्तार होना, भाग जाना जज के पास फ्राइडे को ही, गिरफ्तार होने से पहले ही। और किसी को खोपड़ी उपड़ी तोड़ देना तो वहां जाकर जज के सामने पहले ही हाजिर हो जाना और कह देना कि देखिए मैंने किसी को मार वार दिया है और ऐसा ऐसा कांड हो गया था, मैं पुलिस के आने से पहले ही आपके पास आ गया हूँ, आप मुझे क्या कर दीजिए, बेल दे दीजिए। तो वहां पर तो जिसको तुमने कूटा है वो भी नहीं रहेगा, ना पुलिस रहेगी ना उसका वकील रहेगा, तो तुम्हारे जज रहेगा और तुम रहोगी। तो जज कहेगा कि ठीक है, आ गया है क्राइम करके पहले ही, तो ठीक ठाक आदमी, मतलब ठीक ठाक औरत लग रही है, महिला लड़की लग रही है और एक काम करते हैं, इसको बेल दे देते, उसे कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल, यानी जमानत से पहले ही जमानत मिल जाना। ठीक है, कि जैसे तुमको ये लोग 24 घंटे के अंदर पहले जज के पास ले जाएं, फिर जज मुकदमा सुने, फिर उसका क्या रिएक्शन होगा, वो तुम्हें छोड़ेगा या सजा सुनाएगा, उससे पहले तुम क्या ले लो, एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेटरी बेल, कि तुम्हें पहले ही जमानत दी जाए। जज बोलेगा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। तो जब तुम्हारे पास पुलिस आएगी, कहेगी कि तुमने खोपड़ी तोड़ा था अपने जो है रूममेट का, चलो तो तुमको एंटीसिपेटरी बिल दिखा देना, बेल दिखा देना, बिल नहीं बेल। और पुलिस बोलेगी ठीक है, इसने तो पहले ही सारा इंतजाम कर लिया है, हम इसको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉन कॉग्निजेबल अगर क्राइम है तो पहले पुलिस तुम्हें वारंट दिखाएगी, दूसरी चीज वो तुम्हें 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करेगी। अगर कोई महिला है, जैसे मान ले तू है,
ठीक है, और तूने कोई क्राइम किया है तो तुझे अरेस्ट करने एक महिला कांस्टेबल होनी चाहिए, महिला पुलिस होनी चाहिए। मेल तुझे, नॉन कॉग्निजेबल के केस में मेल तुझे हाथ नहीं लगा सकता। और अगर शाम हो चुकी है, 6 बज गया है, तो 6 बजे के बाद चाहे वो महिला हो या पुरुष पुलिस वाला हो, तो कोई भी तुझे हाथ नहीं लगा सकता है। ठीक है, फीमेल के केस, फीमेल और बच्चों के केस में ये जो है अधिकार दिया गया है मोस्टली फीमेल और बच्चों के लिए, कि रात हो जाती है तो बच्चों को और महिलाओं को पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जा सकता। ठीक है, हाँ। और एक चीज और भी याद रखना कि महिला और बच्चों के केस में, क्योंकि जो कोर्ट होता है, कोर्ट सैटरडे संडे बंद रहता है, तो अगर हम जो जज है, जज के घर पर चले जाएं तो वो जज अपने घर से भी एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है, दे देता है मोस्टली महिलाओं और बच्चों के केस में। ठीक है, तो अरे जिस जिस एरिया में जो तुम्हारा कोर्ट रहता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां का जज कौन है, वो किसी भी लोकल वकील से पूछो, बता देगा। वकीलों को तो पता रहे, वकीलों का काम ही वही है वो सब करना, उनको नहीं पता रहेगा कि कौन जज है कौन नहीं है, सेशन कोर्ट का जज कौन है। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम डायरेक्ट जाकर के वहां पर बेल लोगे, अरे तुम्हें वकील करना पड़ेगा भैया, किसी वकील को पकड़ो और कहो कि हमको बेल दिलाओ। ठीक है, क्योंकि ये सब करने का एक प्रोसीजर होता है, समझ आ रहा है क्या? और वो प्रोसीजर एक वकील ही जानता है क्या लिखना है क्या नहीं कर लिखना है। तुम जाकर के जज के सामने कहोगे, जज मार के भगा देगा, बोला वकील को लेके आओ। ठीक है, इतना चीज क्लियर हुआ? ओके, फिर तीसरी चीज इसमें क्या कहता है, तीसरी चीज कहता है कि जब तुम्हें जैसे अगर अरेस्ट कर लिया गया, तब तुम्हें अपने मन पसंद का एडवोकेट रखने की आजादी है, एडवोकेट। ठीक है, जब तुम्हें अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन में ले गया, तो भाई तुम्हारी तरफ से कोई ना कोई केस लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? हाँ, लेकिन अगर ऐसी जो है कि दुविधा है कि जैसे तुम बहुत गरीब हो, तुम ये वकील नहीं कर सकते हो, तब ऐसी सिचुएशन में जो सरकार रहती है, मतलब कि जो जज रहता है, वो जज खुद क्या कहता है, सरकारी एक वकील को तुम्हारे लिए प्रोवाइड करवाता है। लेकिन सरकारी वकील वही चीज है, वो लोग अपना काम अच्छे से करते नहीं है, और सरकारी वकील जिसका केस लड़ता है वो मोस्टली केस हार ही जाता है। ठीक है, तो ये 3 चीजें समझ में आई। प्यूनिटिव डिटेंशन कब होता है, जब तुमने क्राइम कर दिया है और अगर तुम्हारा क्राइम नॉन कॉग्निजेबल है। नॉन कॉग्निजेबल मतलब घिनौना नहीं है, किसी का मर्डर नहीं किया है, रेप नहीं किया है। लेकिन अगर तुम्हारा क्राइम कॉग्निजेबल हो गया, तब क्या उस सिचुएशन में तुम्हें वारंट दिखाएगी? नहीं, वारंट नहीं दिखाएगी। ठीक है, वारंट नहीं दिखाएगी। क्या उस सिचुएशन में तुम किसी का क्राइम, रेप करके या किसी का मर्डर करके जज के पास एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हो? जाओगे ना तो जज खुद ही पकड़ के रख लेगा, तो बोलेगा तुरंत अरेस्ट कर लो। नॉन वेलेबल हो जाता है। नॉन जो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल नहीं, कॉग्निजेबल जो अपराध होते हैं, क्राइम होते हैं, वो नॉन वेलेबल होते हैं। ऐसी सिचुएशन में तुम्हें बेल भी नहीं मिलता है। और जो पुलिस वाले रहते हैं, वो बिना वारंट के ही तुम्हें क्या कर लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। ठीक है, वारंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत आएंगे, चलो बहुत हो गया तुम्हारा नोटेंसी, तुम्हें उठा लेंगे, अरेस्ट कर लेंगे। समझ में आया? तो कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, ये 2 वर्ड दिमाग में रहेगा। कॉग्निजेबल मतलब घिनौना अपराध, जैसे मर्डर। ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल जैसे चैन चुरा लेना। हाँ, बरोबर। हाँ, बस बस समझ गया। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग बिफोर क्राइम पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन। देखो इसका नाम है प्रिवेंट करने के लिए, डिटेंशन मतलब जेल में डाल देना। ठीक है, प्रिवेंट करने के लिए डिटेंशन करना। मान लो कि जैसे कि गवर्नमेंट चाहती है, 370 को हटाना चाहती थी, कहां से, जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर से गवर्नमेंट 370 को हटाना चाहती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के कुछ नेता थे जो ये आग उगलते थे या ऐसी ऐसी भाषणबाजी करते थे जिससे जम्मू कश्मीर की जनता क्या हो सकती थी, भड़क सकती थी, और जम्मू कश्मीर में बड़े दंगे होने के चांसेस रहते थे, क्योंकि उन नेताओं ने कोई क्राइम नहीं किया है,
लेकिन उनके भाषणबाजी से उस एरिया में दंगे फसाद हो सकते हैं, इसलिए इसलिए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट जो किया तो उसे उस अरेस्ट को क्या कहा जाएगा? प्रिवेंटिव डिटेंशन। कि ये क्राइम नहीं किया इन्होंने, लेकिन इनकी वजह से क्राइम हो सकता है, इसलिए क्राइम होने से पहले उसे रोक दिया जाए और इन्हें क्या कर लिया जाए? अरेस्ट कर लिया जाए। तो इन्हें जब अरेस्ट किया जाता है तो इन्हें जेल में नहीं रखा जाता है, मतलब कि पुलिस थाने में नहीं रखा जाता है, कोई एक घर में ही, उन्हीं के घर में ही क्या कर दिया जाएगा? नजरबंद कर दिया जाएगा कि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे। ठीक है। लेकिन जो पुनिटिव डिटेंशन होता है, इसमें कहाँ ले जाता है? पुलिस थाने में ले जाता है, पुलिस स्टेशन में। इतना चीज क्लियर हुआ क्या? हाँ। अब बताओ, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब भी क्लियर हुआ अच्छे से? प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या समझ में आया? प्रिवेंटिव डिटेंशन से हाँ, क्राइम करने से पहले ही उसे पकड़ सकते हैं। अब देखो, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है ना, इसमें वारंट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बिना वारंट तुम्हें क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार कर सकते हैं, विदाउट वारंट। ठीक है, विदाउट वारंट। इसमें तुम्हें अपील करने की भी कोई आजादी नहीं होती है, मतलब तुम जज के पास भी नहीं जा सकते हो, नो अपील या विदाउट अपील, विदाउट अपील। और तुम्हें एडवोकेट रखने की भी आजादी नहीं मिलती है, नो एडवोकेट, एडवोकेट। अगर हम इसको देखें तो कह रहा है कि देखो, अपील मतलब जो है हम दलील देते हैं, बिना दलील, बिना वकील, और वारंट को क्या कहते हैं? वारंट के इंजन क्या कहते हैं? अरे दलील, हाँ, दलील तो ये होता, अपील को दलील कहते हैं रे। अपील मतलब दलील देना, बिना दलील बिना अपील, हाँ बरोबर, बिना दलील बिना अपील और बिना वकील। ठीक है, बिना दलील बिना वकील और बिना ये देख, दलील, वारंट मतलब दलील, अपील को अपील, अपील, और इसको वकील, वकील। तो इसे कहा गया बिना दलील बिना अपील बिना वकील का नियम। और ये सेम नियम था रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट। तो इसे काला कानून या रॉलेट एक्ट वाला कानून कहा गया। किसको? प्रिवेंटिव डिटेंशन को, प्रिवेंटिव डिटेंशन को। समझ में आया? प्रिवेंटिव डिटेंशन को। इसमें क्या होता है, अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो कम से कम तुम्हें 3 महीने तक बिना बताए हुए तुम्हें अरेस्ट कर सकती है, 3 महीने तक। और अगर होम मिनिस्ट्री चाहे या उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव चाहे तो वो 3 महीना एक्सटेंड होता जाएगा, एक्सटेंड होता जाएगा, अगेन 3-3 महीने के लिए वो एक्सटेंड हो सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो क्या बताओ, प्रिवेंटिव डिटेंशन में तुम्हें थाने में रखा जाता है, जेल में रखा जाता है। थाना जेल अलग अलग होता है, मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे ही घर में कैद कर लिया जाएगा या कहीं किसी होटल में बंद करके रख दिया जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या क्राइम करने के बाद क्या होता है? क्राइम करने से पहले, क्राइम ना हो सके उसे प्रिवेंट करने के लिए। और प्यूनिटिव डिटेंशन क्राइम करने के बाद। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में क्या फर्क होता है? ठीक है, कॉग्निजेबल मतलब घिनौना और नॉन कॉग्निजेबल मतलब नॉर्मल मार की, नॉर्मल मार की। ठीक है, हमने देखो अब क्या क्या आर्टिकल पढ़ लिया। पहले हमने आर्टिकल पढ़ लिया 19, 20, 21 और 22। ठीक है, 19, 20, 21, 22। देखो 19 जो है इसमें हमें 6 तरीके की आजादी, फ्रीडम दे देता है। इसीलिए इस आर्टिकल को बैकबोन क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आर्टिकल 19 को क्या कहते हैं? बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसे बैकबोन कहते हैं आर्टिकल 19 को, सोल और हार्ट कहते हैं। आर्टिकल 32 को सोल, हाँ बरोबर बरोबर, हाँ हाँ बरोबर बरोबर। इसे बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 19 को। ठीक है, बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और ये जो आर्टिकल 21 और 22 है, इसे किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है, इवन 1 मिनट के लिए भी नहीं। समझ में आ रहा है? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो इमरजेंसी के टाइम में सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें से आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 किसी भी सूरत में सस्पेंड नहीं किए जा सकते हैं। बात समझ में आया क्या? ओके, तो ये चीज हमेशा याद रखना। कई बार ये स्टेटमेंट में पूछता है कि कौन से आर्टिकल को हम किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। वह आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22। आर्टिकल 21 इमरजेंसी में भी, इमरजेंसी हो या कुछ भी हो, उसमें ये दोनों आर्टिकल सस्पेंड नहीं होंगे बस। ठीक है, इमरजेंसी लगा हो या कुछ भी लगा हो, उसमें भी आर्टिकल 21 और 22 सस्पेंड नहीं होंगे। और बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो जब इमरजेंसी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे किस तरीके से 19 है उसे सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, वो सब हम लोग इमरजेंसी के टाइम में पढ़ेंगे। इतना चीज क्लियर है? ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।